हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्र। तो हमने इसका फर्स्ट चैप्टर 2 वैसे कंप्लीट कर ही लिया था। विकास जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप वो भी पहले पढ़ सकते हैं। और उसके जल्द ही जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ड आंसर या 3 या 5 अंकों वाले प्रश्न यानी कि क्वेश्चंस जो 3 या 5 नंबर के एक क्वेश्चन होता है वो भी आपकी वीडियो चल जाएगी। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसका पहला टॉपिक हमें कह रहा है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि क्या होती है? ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। ऐसी क्रियाएं करके जिससे हमें आय मिले जो कि हमें जीवन जीने के लिए प्राप्त हो। ठीक है, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेक्स्ट में इसके कुछ 3 टाइप के क्षेत्र बांटे गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जैसे कि हमने यहाँ पे वह ऐसी कोई चीज़ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, कोई प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके हमने एक दूसरी वस्तु प्रकृति से ली हो। जैसे कि हम बीज होते हैं, उन बीजों को जब हम बो देते हैं तो वो बीज भी हम प्रकृति से ही लेते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। तो हम प्रकृति से ली गई चीज़ों को यूज़ करके एक नया चीज़ बनाते हैं जो वो भी प्रकृति से ही मिली होती है हमें। उसे हम वो हमारे कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? ये क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नए वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। इसमें वो होता है जो हम प्राथमिक क्षेत्र से ले लेते हैं, जो हम प्राथमिक क्षेत्र जो जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में वह होता है जो हम प्राथमिक क्षेत्र से लेते हैं, उसका और यूज़फुल मतलब उसको विनिर्माण, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें एक प्राकृतिक संसाधन ले लेते हैं, उसमें मिला है हमें एक ट्री मिला है। अब हमने प्राथमिक क्षेत्र में क्या कर दिया? इसे हमने काट दिया है और फिर उसको हमने द्वितीयक क्षेत्र में लाकर हमने क्या कर दिया है? उसकी हमने यूज़फुल थिंग्स बना दी है। तो ये हमें संसाधन, ये हमें प्रकृति से मिला है, इसको हमने ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया? सोफ़ा, बेड वगैरह बना दिया। तो ये हमारा कौन सा हो गया? द्वितीयक क्षेत्र हो गया। ठीक है, और फिर तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? देखिए, जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र या सेवक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधि में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधि में सहायता करता है। यानी कि वो ट्रांसफ़र करता है, जो ट्रांसफ़र करते हैं लोग, यहाँ से सामान लेके दुकानदार को पहुँचाना, ये ट्रांसफ़र करते हैं। ये किस में आते हैं? ये थर्ड में आते हैं। ये थर्ड क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधि के अतिरिक्त अन्य सेवा भी हो सकती है। एक तो वो वाली सेवा हो गई कि यहाँ से ये वाला ट्रक ने यहाँ से ये वाला सामान जो है दुकानदार तक पहुँचाया या कस्टमर तक पहुँचाया, या दुकानदार ने कस्टमर तक पहुँचाया। एक ये वाली भी सेवाएं होती है कि भाई यूज़फुल थिंग्स को जिसको उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन एक और सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैसे कि सेवाएं ज़रूर नहीं है कि पहुँचाना या सिर्फ वो यूज़फुल थिंग्स पहुँचाना ही नहीं होती, बल्कि जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि। जैसे कि डॉक्टर भी है, उनके पास तो कोई चीज़ नहीं होती है कि वो कस्टमर तक दे पाए, लेकिन एक उनके पास एक वैसी पढ़ाई होती है, मतलब कि वो एक और
दूसरों की मदद तो कर सकते हैं, यानी कि ये भी तो सेवा ही कर रहे हैं। बाकी जो तृतीय क्षेत्र में उन्होंने ट्रांसफ़र किया सामान, वो भी एक सेवा कहलाएगी, लेकिन ये भी एक सेवा कहलाएगी। जैसे डॉक्टर, वकील, इनके पास कुछ होता नहीं है, लेकिन ये हमारी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। ये दे नहीं सकते हमें, जैसे वो लोग हमें संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन से लेके उनका विनिर्माण करके जो हमें दे रहे हैं सामान, वो तो हो गया, वो तो हमारी सेवा करे, वो तो हमें कुछ दे रहे। लेकिन ये लोग भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये लोग सेवा तो कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, वो हमारी इलाज करता है, वकील है जो हमारा मुकदमा लड़ सकता है, आदि आदि की सेवा। कॉल सेंटर हो गया, जैसे कि जैसे में कॉल आता है कि ये करवा लो, ये करवा लो, ये भी हमें हेल्प करते हैं, ये भी हमारी सेवा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र होते हैं? जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवा उपलब्ध करवाती है। सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जो सरकार द्वारा सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो बात हो गई हमें सेवा जो सरकार भी करवाती है, जैसे कि मुफ्त में राशन बंटवाना गरीबों में, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। जो राष्ट्र जो सरकार द्वारा वो होती है, जो सरकार द्वारा सेवा होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र क्या होता है? वे क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। देखिए, अगर सार्वजनिक बात की थी तो ये सरकार द्वारा परिसंपत्तियाँ या स्वामित्व होती है, लेकिन अगर निजी क्षेत्र की बात आई तो ये कंपनियाँ या इनका मतलब, इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जिसका पैसा जो सरकार द्वारा हो रहा है, वो उसका पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। लेकिन जो निजी क्षेत्र की बात यहाँ पे हुई है, इसका वितरण कि एक व्यक्ति या तो कोई फैक्ट्री चला रहा हो या एक व्यक्ति के हाथ में उसकी बागडोर हो, उसे हम क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र। जैसे कि किसी बिस्किट की कंपनी देख लीजिए, या और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन इनका पैसा, जैसे बिस्किट की वो मान लीजिए कंपनी, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो निजी क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष से क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। सकल घरेलू वे होता है कि एक साल में हमारा कितना वस्तुओं या कितनी सेवाएं या उनका मूल्य जो होता है उस वर्ष में क्षेत्र की कुल बताते हैं। सकल घरेलू उत्पाद वो होता है जो पूरे साल की बता पाए कि हमारी कितनी हमारी मूल्य, मतलब कितनी चीज़ें हमारी, मतलब पूरा साल का कितना हमारा बिका है, कितना हमारा सामान लगा है, मतलब वो सब बताते हैं, उसकी जानकारी देती है। कौन देती है? सकल घरेलू उत्पाद पूरे साल की जानकारी देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है। सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है? तृतीय क्षेत्र में हुई है। इम्पॉर्टेंट है। इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे सेवाओं का समुचित प्रबंध, परिवहन, मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट में काम करते, भंडारण की अच्छी सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्धता। तो ये क्या है? शिक्षा, जैसे विद्यालय है वो भी क्या है? हमारा तृतीय क्षेत्र है, हमें पहुंचा रहा है, शिक्षा पहुंचा रहा है, शिक्षा ज्ञान प्रदान कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है। कृषि क्षेत्र में जो अल्प बेरोजगारी है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कृषि आजकल ज़्यादा है, अगर हम किसी भी यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र से किसी को खेती बाड़ी से हटा भी देते हैं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बेरोजगारी की समस्या अधिक है, ज़्यादा है, ठीक है। अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, ठीक है। इससे प्रचलन या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। किसे
कहा है कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है। अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे प्रचलन या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। शिक्षित बेरोजगारी वही होती है जो उनकी जो योग्य, वो जिसकी योग्य है वो उन्हें काम ही नहीं मिलता। जैसे कि कोई कितने पढ़े लिखे लोग भी खेती बाड़ी करते हैं लेकिन ये उनकी योग्य काम नहीं है, उनको तो कोई पढ़ा लिखा भी काम देना चाहिए, जिसमें कोई पढ़ने लिखने का भी काम होना चाहिए, तो उनके योग्य काम उनको नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। कुशल श्रमिक क्या होता है, जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कुशल श्रमिक कहते हैं, जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जैसे किसी ने उसी कार्य के लिए सही उसका, जैसे कि कोई कार्य का कोई कोर्स होता है, उसने वही कोर्स तो किया हुआ है, पर अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। कुशल श्रमिक जो वो काम कर रहा है उसने वो क्या किया हुआ है, उसने उसको काम का वो किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है मतलब उसके बारे में। लेकिन अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई परीक्षण ही नहीं किया हुआ तब भी वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, संगठित क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है, संगठित और असंगठित, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है। निम्रित होता है, यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। ये तो संगठित, पहले संगठित पर आप पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद असंगठित। तो संगठित क्या होता है, संगठित वो होता है जो उद्यम या कार्य आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि निश्चित होती है। जैसे कि हमें संगठित वही होती है, जैसे कि भाई हमें इतना रोजगार मिलेगा, जैसे कि कोई बंदा जॉब कर रहा हो, उसकी सैलरी एक वो होती है, निश्चित होती है कि भाई आपको मंथली इतनी ही सैलरी मिलेगी। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। देखिए, निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं, ठीक है। जिनकी सैलरी, जो रोजगार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। भाई आपको रोज तो काम करना है। जैसे जॉब वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं आपको इतने दिन काम करना है और इतनी सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऑफ कोर्स। तो हमारा असंगठित क्षेत्र क्या होता है, छोटी और बिखरी हुई इकाई जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, से निर्मित होता है। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। जैसे कि हो गई मजदूरी, जैसे उनको ना तो वो ही होती है, वो सरकार उन पे ध्यान नहीं देती, मतलब कि असंगठित वो होती है। जैसे कि उनकी जो रोजगार होते हैं वो निश्चित ही नहीं होते हैं, अपोजिट होता है, मतलब ये मान लीजिए। तो असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, जो निम्रित होता है। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। सरकारी नियमों का क्या होता है, पालन ही नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, असंगठित सरकार। दोहरी गणना की समस्या, ये समस्या तब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है, जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों की उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। दोहरी गणना की समस्या होती है, वो क्या होती है, ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सब उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। जब सारी हमें जोड़ा जाता है कि भाई कितने मूल्य हुए, कितने उत्पादन हुए, तब ये वाली कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तब दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। ये वाला
क्योंकि ये उसका ही है दोहरीकरण, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने इतना कच्चा माल लिया है, ठीक है, इतने हमारे कितने का कच्चा माल आया है, फिर हमने उसको यूज़फुल बनाने के लिए कितना पैसा लगा है, फिर वो कितने में बिका है। तो ये सब जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, तो ये वही दोहरीकरण समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये पूरा वो जोड़ा जाता है। ठीक है। अंत समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। समाधान के लिए भाई यही देखेंगे कि भाई कितने का बिका है, तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ है इसमें, इतने में हमने कच्चा तेल लिया, इतने हमारे और चीज़ें इसके ऊपर लगी है यूज़फुल बनाने के लिए, तो ये हमारे इतने में बनी है, और ये इसका मूल्य कितने में बिका है, तो उसको टोटल करते हैं। तो इसमें भी वैसे कभी कभी दोहरीकरण समस्या उत्पन्न भी हो जाती है। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र ये है भूमिहीन किसान, जैसे मैंने आपको बताया था, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, जिनकी आय निश्चित नहीं होती, आज काम मिला है कल ना हो, ये आज इतने पैसे मिल रहे हैं कल इतने पैसे मिले, आज ज़्यादा मिल रहे कल कम मिले, आज ज़्यादा मिल रहे हैं तो कल कम मिले। लेकिन जो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, उनकी आय जो क्या होती है वो निश्चित होती है, उनके जो रोजगार होता है ना वो निश्चित होता है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में अभी औद्योगिक जरूर नहीं है कि ये गांव में होता है, नहीं, ये शहर में भी होता है। आप बोलेंगे शहर में कैसे हो सकता है? जैसे कि शहर में मान लीजिए श्रमिक मजदूर जो होते हैं, परिवहन में कार्यरत, कबाड़ में बोझा ढोने वाले लोगों, यानी जो मजदूरी करते हैं, जो बाहर मतलब जो शहरों में आए हुए हैं, रिक्शा चलाने वाले, उनको होता है कि भैया आज इतने पैसे मिल रहे, कल कितने मिले, आज ज़्यादा मिल रहे कल कम मिले, आज कम मिले तो कल ज़्यादा मिले। उनको निश्चित नहीं होती, उनकी जो आय होती है उनको खुद भी नहीं पता होता कि कितने मिल सकते हैं। लेकिन जो संगठित सरकार होती है, वो उनको मतलब जो उनकी जो रोजगार होता है वो निश्चित होता है, कितने मिलेंगे उनको पता होता है, इतनी डेट को इतनी हमें मिल जाती है, लेकिन इन्हें कंफर्म भी नहीं होता, ना इनको वो होता है, निश्चित नहीं होता। ग्रामीण यहाँ पे ग्रामीण होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया था। जो ये ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, ये 2005 में, ये आ सकता है आपका पेपर में, भारत के कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया था। कब? 2005 में। ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी कि गाँव को रोजगार मिलेगा, ये गारंटी थी उनकी। तो ये रूल कब बनाया था उन्होंने, मतलब ये 2005 में इन्होंने, केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, काम का अधिकार क्या होता है? सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों का प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगार भत्ता हटा दिया जाएगा। ठीक है। काम का अधिकार सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष, यानी काम का अधिकार क्या था, उन्होंने कहा था कि काम का अधिकार मिलेगा। काम का अधिकार में कितना था, मतलब जो सक्षम, जो काम कर सकते हैं, जिस काम करने में सक्षम और सफल हो, जरूरतमंद बेरोजगार, जिनको ज़रूरत है रोजगार की, उन ग्रामीण लोगों, उन गाँव के लोगों को प्रत्येक वर्ष हर साल 100 दिन की रोजगार की गारंटी, हर साल 100 दिन उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी दी थी, सरकार द्वारा मिली थी, जो कि असफल हो गई है। कि असफल मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, असफल रहने पर बेरोजगारी हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1, और सॉरी ये था आपका चैप्टर 2, जो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।